आज मैं आपसे डिस्कस करूँगा प्रैक्टिस पेपर फर्स्ट फॉर राजस्थान कंप्यूटर टीचर एग्जामिनेशन। और इसकी जो पीडीएफ है क्वेश्चंस की मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी है, तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर लेना और एक बार उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, उसके बाद इसके सॉल्यूशंस देखें। तो चलिए स्टार्ट करते विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सो ये उस पीडीएफ का पहला क्वेश्चन था। ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स आर एग्जाम्पल ऑफ रियल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिस्क एक्सेप्ट। तो इसमें पूछ रहा है कि आप बताइए इसमें से कौन सा ऐसा ये टर्म है, ऐसा शब्द है जो सबसे कम रिस्की है, जिसमें आपका सबसे कम नुकसान होता है या नुकसान ना के बराबर होता है, ये पूछा जा रहा है, जिसमें प्राइवेसी आपकी सबसे कम जो है थ्रेटन होती है। तो देखिए, हैकर आपकी कोई भी चीज़ जो है वो चुरा सकता है, हैकर आपको बहुत तरीके से नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो ये तो डेफिनेटली इसका आंसर नहीं होगा। यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा ऐसा टर्म है जहाँ पे हमें नुकसान नहीं होता। तो हैकर तो हमें बहुत नुकसान पहुँचा सकते हैं, तो यहाँ पे तो हमें प्राइवेसी का रिस्क होता ही होता है। वायरसेस हमारा डेटा चुरा सकते हैं, हमारे ईमेल अकाउंट्स को हैक कर लिया जाए, या हमारी कोई इंपॉर्टेंट डेटा है, या फिर हमारे क्रेडिट कार्ड्स की जानकारी है, इन सब चीज़ों को, हमारे बैंकिंग के जो बैंकिंग की जानकारी है, उन सबको वायरस अफेक्ट कर सकते हैं, तो उससे भी हमें बहुत नुकसान होता है। तो वायरसेस भी जो है काफ़ी रिस्की होते हैं। आइडेंटिटी थेफ्ट का मतलब होता है कोई आपका डेटा यूज़ करके और आपको नुकसान पहुंचाए। जैसे कोई आपके क्रेडिट कार्ड को यूज़ करे और आपके सारे पैसे वो मतलब निकलवा ले, या फिर कोई आपके जो बैंकिंग अकाउंट्स या ट्रांजेक्शन्स है उनको हैक कर ले। और आइडेंटिटी थेफ्ट का लिटरल मीनिंग होता है कि किसी और की तरह व्यवहार करना। जैसे ये आदमी है, ये जो है जेन्युइन पर्सन है, और ये जो होगा कोई हैकर होगा या कोई फ्रॉड होगा, तो इस आदमी की पहचान ये ले लेगा और फिर जो भी इस आदमी से जुड़ा हुआ डेटा होगा उसका यूज़ ये करेगा। तो इसको बोलते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट, यानी दूसरे की पहचान चुराना और अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना। तो यहाँ पे ये भी एक बहुत बड़ा रियल टाइम थ्रेट होता है। तो स्पैम होता है अनवांटेड मैसेजेस, मतलब ऐसे मैसेजेस जिसको आप चाहते नहीं है पर फिर भी आपको मिलते रहते हैं। जैसे आपने सुना होगा, स्पैम तो बहुत ही कॉमन शब्द आपने सुना होगा, स्पैम मेल्स आते रहते हैं। कोई जैसे मान लो कोई नया जिम खुला है, या फिर कोई मान लो जीमेल पे भी आपको बहुत सारे ऑफर्स आते होंगे अलग अलग जगहों पे, तो उनको हमें बोलते हैं स्पैम मेल्स। ठीक है, तो ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाते। ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या कर सकते हैं, हमारा स्पेस भर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है इनमें स्पैम में, और आप इनको ब्लॉक भी कर सकते हैं। बट ये रियल टाइम थ्रेट होते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा स्पैम। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। द यूनिट इन सीपीयू और प्रोसेसर विच परफॉर्म्स अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन इज। ठीक है, तो मुझे लगा कि इसको डायग्राम से ज़्यादा अच्छे से समझाया जा सकता है, इसलिए मैंने इस बार जो प्रेजेंटेशन है वो इस तरह बनाई है कि मैंने यहाँ पे डायग्राम्स का यूज़ किया है। तो देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये मशीन साइकिल है किसकी, इसमें अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेन मेमोरी तीनों को दर्शाया गया है कि किस तरह काम करते हैं। तो सबसे पहले मेन मेमोरी से जो डेटा जाता है, इंस्ट्रक्शन जाता है, वो जाता है कंट्रोल यूनिट में। ठीक है, कंट्रोल यूनिट उन इंस्ट्रक्शंस को डिकोड करता है, वो ये देखता है कि यहाँ पे किस चीज़ की बात की गई है। तो सपोज मेन मेमोरी भेजती है कि हमें यहाँ पे 2+3 करना है, ठीक है, 2+3 करना है, तो ये जो जाएगा डिकोड, ये एनकोडेड फॉर्म में जाएगा इसके पास, कंट्रोल यूनिट के पास, उसको डिकोड करेगी कंट्रोल यूनिट। उसके बाद कंट्रोल यूनिट एएलयू को बोलेगी कि इसको एग्जीक्यूट करो। तो एएलयू के अंदर होते हैं रजिस्टर्स, गेट्स एंड ऑल, तो वहाँ पे जाके इसको वो है प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट करता है। तो यहाँ पे 2+3, इसका आंसर आ जाएगा 5। अब एएलयू के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसके अंदर पूरा जो है मैथमेटिकल कैलकुलेशन होके यहाँ पे 5 रिजल्ट आपको दे देगा, और ये 5 रिजल्ट वापस आके मेन मेमोरी में आ जाएगा। ठीक है, और इससे पहले मेन मेमोरी से पहले भी एएलयू के अंदर एक और टर्म होती है एक्यूमुलेटर। तो एक्यूमुलेटर में ये जाके सेव होता है, उसके बाद मेन मेमोरी में आता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है, अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन यूज कौन करता है, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा एएलयू। एएलयू है जो आपके अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वॉलेटाइल। तो आप बताइए इसमें से वॉलेटाइल कौन सा है। वॉलेटाइल मतलब जो वॉलेटाइल का लिटरल मतलब होता है जो भाप बन जाए। ठीक है, जो मतलब तुरंत ही ख़त्म हो जाए, तो उसको वॉलेटाइल बोलते हैं। तो अब आप बताइए, जैसे ही रैम के अंदर बिजली खत्म, मतलब बिजली बंद हो जाती है, तो रैम का डेटा उड़ जाता है, इसलिए इसको वॉलेटाइल बोलते हैं। ये इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है। ठीक है, ये इरेजेबल, ओके, एंड ये होती है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो रोम जहाँ भी लिखा होगा ना, मतलब ये डेटा जो
ये जो है ना, रोम जहाँ भी लिखा होगा, कहीं भी आप पीछे रोम लिखा हुआ देख लो, इसका मतलब ये डेटा तो कभी नहीं उड़ेगा, ये नॉन वॉलेटाइल होता है, ठीक है, नॉन वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल होता है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। अ प्रोसेस नॉन एज, अभी इसमें पूछ रहा है कि बताइए जो रिटेलर्स होते हैं वो ट्रेंड्स को स्टडी करने के लिए कौन सी प्रोसेस यूज़ लेते हैं। तो यहाँ पे रिटेलर्स यूज़ लेते हैं डेटा माइनिंग। हमेशा ध्यान रखना, डेटा माइनिंग एक बहुत बड़ा शब्द है, डेटा माइनिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिसेंट आप देखोगे ना, जो टेक्नोलॉजी का जितना ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, खासकर ई कॉमर्स, अगर आप ई कॉमर्स में देखो ना, ई कॉम, वो तो पूरा बिजनेस ही टिका हुआ है इस एक शब्द पे, डेटा माइनिंग। अगर आपकी डेटा माइनिंग अच्छी नहीं है कंपनी की, तो आपका ई कॉमर्स व्यवसाय तो डूबना निश्चित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है डेटा माइनिंग किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट को या बिजनेस को चलाने के लिए। डेटा माइनिंग का बेसिकली मतलब ये है कि आप इंडिविजुअल यूजर्स या ग्रुप ऑफ यूजर्स या जितने भी आपके टोटल यूजर्स हैं, उन सब का एनालिटिक्स देखते हो, उनका व्यवहार देखते हो कि वो कौन सी चीज़ें ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, कौन सी चीज़ों की डिमांड ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और इन सब का फिर पूरा एनालिसिस करके इवेल्युएशन किया जाता है। फिर हम डिसाइड करते हैं वो लोग कि किस चीज़ पे कितना डिस्काउंट रखना है, किस चीज़ को कितना आगे बढ़ाना है, और ये सभी कंपनियों पे लागू होता है। इसलिए डेटा माइनिंग इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये काफ़ी ब्रॉड टर्म है, इसके अंदर सभी चीज़ें आती है, डेटा सेट्स, प्री प्रोसेसिंग, क्लासिफिकेशन, डेटाबेस, स्टैटिस्टिक्स, एनालिटिक्स एंड एवेल्युएशन, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डेटा माइनिंग। नेक्स्ट है द रिजल्ट ऑफ एन अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन आर स्टोर्ड इन। देखिए मैंने अभी आपको बताया था एएलयू है ना, काफ़ी इसके अंदर भी काफ़ी सर्किट्स होते हैं, एएलयू के अंदर भी काफ़ी कंपोनेंट्स होते हैं। तो एएलयू का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है एक्यूमुलेटर, ये दिख रहा है आपको। एएलयू में जो भी आपका जोड़ बाकी गुणा भाग होता है, ठीक है, उसके बाद जो रिजल्ट होगा वो एक्यूमुलेटर में आता है। एक्यूमुलेटर के बाद जो भी रिजल्ट होगा वापस या तो वो एएलयू को भेज दे, या फिर आगे मेमोरी डेटा, मतलब ये मेन मेमोरी में चला जाता है। तो इस तरह प्रोसेस चलता रहता है। तो यहाँ पे जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा एक्यूमुलेटर, ए ऑप्शन इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मेमोरी इंक्लूडेड इन द प्रोसेसर फॉर हाई स्पीड एक्सेस। तो देखिए कैशे मेमोरी होती है बहुत तेज, सबसे तेज कैशे मेमोरी होती है, यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो ये आपको दिख रहा है L1 कैशे सबसे फास्ट होती है, यहाँ पे सबसे फास्ट L1 होती है, उससे स्लो होती है L2, उससे स्लो होती है L3। ये तीनों के तीनों कैशे के पार्ट हैं, ठीक है। कैशे तीन प्रकार की होती है, L1, L2, L3। L1 सबसे तेज होती है, L2 उससे धीरे, और L3 उससे धीरे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जामिनेशंस में डायरेक्ट पूछ लेते हैं, बताइए कैशे कितने तरह की होती है और सबसे तेज कौन सी होती है, सबसे धीमी कौन सी होती है, ये सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। इसलिए आपको कैशे को अच्छे तरीके से यहाँ पे पढ़ना है। अब यहाँ पे मेन मेमोरी होती है जो इससे भी स्लो होती है, और इससे स्लो होती है सेकेंडरी मेमोरी, जैसे हार्ड डिस्क होती है आपकी या फ्लॉपी डिस्क होती है, ठीक है। ऑप्टिकल जो स्टोरेज मीडिया होता है, बेसिकली सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया, वो सबसे धीमा होता है। बाकी L1 कैशे सबसे फास्ट होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। डैश टर्मिनल्स फॉर्मली नॉन एज कैश रजिस्टर्स आर ऑफन कनेक्टेड टू कॉम्प्लेक्स इन्वेंट्री, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि इस सिस्टम को क्या बोलते हैं। आप ये अगर इसको देख रहे हैं तो आप कभी भी जैसे शॉपिंग करने जाते हैं किसी भी रिटेल शॉप पे, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे जो एक पॉइंट होता है जहाँ पे आपको पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है, उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेल, POS, ठीक है। वहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, पेमेंट करना पड़ता है। वहाँ पे एक बार जैसे ये आपको दिख रहा है, एक बारकोड स्कैनर रहता है, ये बारकोड स्कैनर रहता है, उससे आपको वो आपके सारे सामान को स्कैन करते हैं, ठीक है। और इस तरह की टर्मिनल डिस्प्ले होती है। अगर आप किसी अच्छे मॉल में गए होंगे तो आपको ये सब दिख जाएंगे वहाँ पे, तो इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेल, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ भी रिटेल के क्वेश्चन होंगे वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछेंगे, ओके। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा 7th में B, पॉइंट ऑफ सेल। अब बस इज एन, अब ये बस होती है, देखो बस क्या होती है आप समझिए। सबसे पहले बस का काम होता क्या है बेसिकली CPU के अंदर। देखिए CPU यहाँ पे दो ऑप्शन दे रखे। सबसे पहले आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी कि यार CPU के अंदर तो सभी चीज़ें आती है, आपकी बात बिल्कुल सही है, CPU के अंदर सभी चीज़ें आती है, बस भी आती है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन कर रखा है इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक सिस्टम। तो यहाँ पे जो बस होती है ना, वो इससे डिफाइंड होती है। बस को सबसे सही तरीके से अगर डिफाइन कर सकते हैं तो हम उसको ट्रैक सिस्टम बोल सकते हैं। बसों के अंदर डेटा जाता है, ठीक है, डेटा फ्लो होता है। और बस ये देखो तीन तरह की होती है, कंट्रोल बस, एड्रेस बस और डेटा बस, यहाँ पे दिख सकती है। और इन तीनों को मिला के बनती है सिस्टम बस।
ये मैंने डायग्राम लगा रखा है, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। और ये तीनों CPU, मेमोरी, इनपुट आउटपुट सबसे कनेक्टेड है। बेसिकली बस का काम होता है डेटा और मेमोरी जो एड्रेसेस है उनको इधर उधर करना, और इसी से आपका सारा जो है कंप्यूटर के अंदर सारा काम काज चलता है। विदाउट बसेज आपका डेटा इधर उधर नहीं जा सकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब बाइट रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ, तो बाइट जो होती है 8 बिट्स को रिप्रेजेंट करती है। ये तो इजी प्रश्न था। आगे चलते हैं। अ को प्रोसेसर इज यूज टू, तो को प्रोसेसर क्या होता है? देखो, एक तो होता है मेन प्रोसेसर, ये आपको दिख रहा है, ये डायग्राम मैंने, देखिए बहुत अच्छा आपके सामने डायग्राम है, ये आपको दिख रहा है ना, ये जो रेड में मैंने भी हाईलाइट किया है, ये आपका जैसे इंटेल i386, ये आपका मेन प्रोसेसर है। ठीक है, ये हो गया मेन प्रोसेसर। और देखो इससे छोटा आपको दिख रहा है, ये छोटा वाला प्रोसेसर। मेन प्रोसेसर के एडिशनल अगर आपको छोटा प्रोसेसर लगा देते हो तो उसको को प्रोसेसर बोलते हैं। को प्रोसेसर बेसिकली किसी एक यूनिक काम के लिए लगाया जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो काम होते हैं को प्रोसेसर के, वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने को होते हैं। तो ये इंटेल का i387 जो है, ये को प्रोसेसर है। ये मैथ्स की कैलकुलेशन करने के लिए अलग से काम में लिया जाता है। ये बेसिकली मैथ की कैलकुलेशन करने के लिए ही लगाया जाता है, ताकि हम फास्ट कैलकुलेशंस कर सकें। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, इम्प्रूव द स्पीड ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। आगे चलते हैं। A system, a dash system is a small wireless handheld computer that scans an item tag and pulls up current price। ठीक है, तो इसको क्या बोल, देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट में एक कंप्यूटर साइंस की एग्जाम हुई थी, उसमें पूछा गया था ये। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और इसमें ज़्यादातर लोग गलती ही करेंगे। 100% इसमें ज़्यादातर लोग POS लगाएंगे, पर इसका सही उत्तर हो जाएगा PSS। ठीक है, देखो ये PSS डिवाइस होती है इस तरह की, और ये आपको पूरा बताती रहती है कि आपको क्या ख़रीदना है, आपको किस चीज़ पे कितना डिस्काउंट मिलेगा। तो ये है आपकी, ये जो सिस्टम है ना, ये स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम है जो आपको ख़रीदारी में मदद करता है, इसको PSS बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, इंटेल 80286 बिलोंग्स टू। तो भाई ये 3rd जनरेशन की चिप्स हैं, और ये देखो उसका डायग्राम है इंटेल 80286 का, 3rd जनरेशन की चिप है ये। चलिए आगे चलते हैं। द पावर स्पीड प्रोडक्ट ऑफ एचमोस माइक्रो प्रोसेसर इज। देखिए ये आपको थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन लगेगा। एक्चुअली ये जो है आपने अगर पढ़ी हो कभी, EDC एक सब्जेक्ट आता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का एक सब्जेक्ट आता है BTech में 3rd सेमेस्टर में, तो उनसे लिए गए हैं सारे ये जितने भी कॉन्सेप्ट है, एचमोस का, एनमोस हो गया, PMOS हो गया। ठीक है, ये सारे उनसे लिए गए हैं। माइक्रो प्रोसेसर्स अगर आप पढ़ोगे वहाँ भी ये आते हैं। तो देखिए ये एचमोस जो माइक्रो प्रोसेसर होता है, अब इसमें आपको डायरेक्टली रटना पड़ेगा क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है तो आप इसको रट ही लेना। इसमें क्या होता है, 1/4 ऑफ द पावर स्पीड प्रोडक्ट ऑफ एनमोस होता है ये। ठीक है, ये एचमोस होता है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होता है। ठीक है, और पावर स्पीड प्रोडक्ट होता है इसका 1/4 होता है एनमोस का। ठीक है, तो यहाँ पे आप बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, देखिए एन हेक्सा डिजिट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, ये आपको दिख रहा है हेक्स। ठीक है, ये तो हो गया हेक्सा डिजिट्स 0 से F तक, और इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कितना होता है, 4 अंकों का होता है। दिख रहा है ना, 1 2 3 4, तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा 4 बाइनरी कंसिक्यूटिव बिट्स। ठीक है, आगे चलते हैं। द पेंटियम प्रोसेसर कंटेन्स, तो पेंटियम प्रोसेसर के अंदर क्या होता है, कितने मिलियन ट्रांजिस्टर्स होते हैं। देखो अभी के अगर आप देखोगे ना तो बिलियंस में जा चुके। अभी जिस लैपटॉप से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उसके अंदर Core i5 प्रोसेसर लगा हुआ है, और उस प्रोसेसर के अंदर 1.3 बिलियन, देख रहे हो आप। ठीक है, इतने जो है आपके ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं। ये जो है प्रोसेसर, ये है Core i5। जब इसकी शुरुआत हुई थी तो शुरुआत में जो पहला प्रोसेसर बना था 1971 में, वहाँ पे लगाए गए थे 2300 ट्रांजिस्टर ओनली, और उस प्रोसेसर का नाम था इंटेल 4004। ये हाँ आपका पहला जो प्रोसेसर था, इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटेल का पहला प्रोसेसर कौन सा था, 4004। ठीक है, उसके बाद से बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई, और आप देखोगे पेंटियम सीरीज़ आई थी 1990 के बाद। तो 1990 के दशक में पेंटियम सीरीज़ आई, और तब से मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स लगना शुरू हो गए। उससे पहले हज़ारों में लगते थे, उसके बाद जो है लाखों में लगने शुरू हो गए, मिलियंस में। और फिर तो पेंटियम 4 के बाद ये ऑलमोस्ट ये समझ लीजिए 500 मिलियन और बिलियन पे पहुंच गए। अब तो बिलियन से ऊपर ही चलते हैं। ठीक है, तो
उसके बाद काफ़ी जो ज़्यादा तरक्की हुई है, आप देखेंगे प्रोसेसिंग स्पीड काफ़ी ज़्यादा हो गई है, क्लॉक स्पीड काफ़ी ज़्यादा हो गई है और काफ़ी अच्छे प्रोसेसर्स आते हैं अभी मार्केट में। तो यहाँ पे आप देखोगे पेंटियम प्रोसेसर में कितने होते थे, सेवरल मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते हैं। द प्रोलिफरेशन ऑफ मॉस टेक्नोलॉजी फॉर इम्प्लीमेंटिंग माइक्रो प्रोसेसर इज एट्रीब्यूटेड टू, ठीक है। तो इसको हम इसमें पूछ रहा है कि मॉस टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा फेमस हुई, ये क्यों हुई, किसकी वजह से हुई। तो सबसे ज़्यादा इसकी जो रीज़न था, एक तो बहुत सस्ता था, और जो चीज़ सस्ती होगी वो फेमस होगी, ठीक है। एक तो सस्ता था और इसमें ये लो पावर कंज्यूम करता था, ठीक है। तो इसलिए दोनों चीज़ें थी इसको फेमस बनाने में, इसलिए जो मॉस टेक्नोलॉजी है जो माइक्रो प्रोसेसर को इम्प्लीमेंट करने के लिए काम आती है वो बहुत ज़्यादा फेमस हुई। आगे चलते हैं। द एबिलिटी टू रिकवर एंड रीड डिलीटेड और डैमेज्ड फाइल फ्रॉम ए क्रिमिनल कंप्यूटर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लॉ, ठीक है। ये पूछ रहा है कि मान लो कोई चोर है, ठीक है, जिसने कोई भी है, जैसे कोई भी एक इंसान है जिसने कुछ बड़ा घोटाला किया है, चोरी किया है, कुछ भी किया है, अब उसने पासवर्ड लगा रखा है, अब उसको खोल नहीं सकते। तो सपोज उसको खोला जा रहा है ज़बरदस्ती, ठीक है, उससे डेटा निकाला जा रहा है, उसकी छानबीन की जा रही है। तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कंप्यूटर फॉरेंसिक्स, ठीक है। फॉरेंसिक्स मतलब होता है जिस जहाँ आपने कभी सीआईडी अगर देखा होगा अच्छे से, तो सीआईडी में फॉरेंसिक्स डिपार्टमेंट होता था जिसमें वो केमिकल से जांच करते थे कि मर्डर किससे हुआ है, कौन से वेपन से हुआ है। तो सेम यहाँ पे कंप्यूटर डिवाइसेस को भी चेक किया जाता है इसी तरीके से। कंप्यूटर्स लैब्स होती है जिसके अंदर चेक किया जाता है कि डेटा को हम किस तरह रिट्रीव कर सकते हैं। मान लो किसी ने डेटा छुपा दिया हो या डिलीट कर दिया हो तो उसको रिट्रीव कैसे करना होता है, ठीक है। तो इसके लिए बना होता है कंप्यूटर फॉरेंसिक्स डिपार्टमेंट। लैब होती है बेसिकली, वहाँ पे कंप्यूटर की रिकवरी की जाती है डेटा की एंड ऑल, जो भी जितनी भी चीज़ें हैं उससे रिलेटेड। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा कंप्यूटर फॉरेंसिक्स, ठीक है। 18 में देखते हैं द इकोनॉमिक्स ऑफ रिस्क टेक्नोलॉजी वाज इम्प्रूव्ड बाय, ठीक है। अगर आप इसको याद करो थोड़ा सा, रिस्क अगर आपने पढ़ा हो तो रिस्क आपने कभी ना कभी ज़रूर पढ़ा होगा। तो देखिए रिस्क की फुल फॉर्म होती है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, ठीक है। रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, ये रिस्क की फुल फॉर्म होती है। और सिस्क की फुल फॉर्म होती है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। अब देखिए इसमें डिफरेंस मैंने साइड में आपको दे रखे हैं यहाँ पे, तो इनको आप पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ सकता है डायरेक्टली एग्जाम में, पूछ सकता है कि बताइए ये, वो सीधा सीधा दे देंगे कि एक मल्टीपल इंस्ट्रक्शन साइज और फॉर्मेट है, तो बताइए वो रिस्क में है, सिस्क में है, दोनों में है, या फिर 2-3 ऑप्शन और दे देंगे, ठीक है। तो इस तरह आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए रिस्क और सिस्क में क्या डिफरेंस होता है। तो ये मैंने सारे डिफरेंसेस का ये एक चार्ट आपको यहाँ पे लगा दिया है, आप इसको पढ़ लेना। यहाँ पे जो रिस्क टेक्नोलॉजी किससे इम्प्रूव्ड हुई, ठीक है, ये पूछा जा रहा है बेसिकली। तो यहाँ पे जो 18 है उसमें से उत्तर आएगा आपका डी। रिस्क में क्या है, सुपर स्केल आर्किटेक्चर यूज़ हुआ था, ठीक है, इसकी वजह से ये इम्प्रूव हो पाई, ठीक है। आगे चलते हैं। इन स्पाइट ऑफ द एक्स्ट्रा पावर नीडेड फॉर रिफ्रेशिंग, डी रैम्स आर वाइडली यूज्ड इन कंप्यूटर बिकॉज। तो डी रैम का मतलब होता है डायनेमिक रैम, ठीक है। एस रैम मतलब होता है स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम बहुत तेज़ होती है, डायनेमिक रैम धीरे होती है, ठीक है। और धीरे मतलब एक्सेस टाइम डी रैम का ज़्यादा होता है इसलिए वो धीमी हो गई, और एस रैम का जो है लोअर एक्सेस टाइम होता है इसलिए वो फास्ट होती है, ठीक है। यहाँ पे आप दिख रहा होगा लोअर एक्सेस टाइम मतलब फास्ट और हायर एक्सेस टाइम मतलब स्लो। अब देखिए जो स्लो होगी, आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जो चीज़ स्लो होगी ना वो सस्ती होगी, जो फास्ट होगी वो महंगी होगी, इस तरह याद रखना हमेशा, ठीक है। एस रैम फास्ट होती है इसलिए महंगी भी होती है वो, डी रैम स्लो होती है इसलिए सस्ती भी होती है। इस तरह आप याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें अलग अलग और भी पॉइंट्स हैं, ये आप पढ़ लेना। एस रैम और डी रैम के काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। एस रैम और डी रैम बहुत इंपॉर्टेंट टाइप होता है रैम्स के, तो इसको पढ़ लेना। और एक रोम के भी टाइप्स पढ़ लेना, ई पी रोम, डब्ल्यू रोम, ठीक है, पी रोम वगैरह ये सब पढ़ लेना, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी एंड ऑल, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कैन बी यूज टू डायरेक्टली इमेज प्रिंट टेक्स्ट। देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बहुत से लोग गलती करेंगे मुझे पता है। आप इसका आंसर देने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं चाहूँगा कि आप इसको एक बार अटैम्प्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत से बच्चे मैंने देखे हैं कि ऐसे क्वेश्चंस में सीधा ऑल ऑफ द अबव मार्क कर देते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा AOCR, ठीक है। OCR का मतलब ही होता है
कि आपको कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज करना है। अगर इमेज होगी ना, उससे भी कैरेक्टर पिक कर सकता है OCR। आपने कभी देखा होगा इमेज पे अगर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है तो आप उसको कॉपी नहीं कर सकते, ठीक है, वो इमेज ही कॉपी होती है, वो टेक्स्ट कॉपी नहीं होता। तो टेक्स्ट को अगर कॉपी करना है किसी इमेज से तो हम OCR का यूज़ करते हैं। OMR डिफरेंट है। MICR तो जो है आपके बैंक के अंदर जो चेक्स होते हैं उसको रीड करने के काम में होती है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, तो वो तो उसके लिए काम आती है। OMR आपकी जो OMR शीट्स उसको चेक करने के काम आती है। OCR होता है जो कैरेक्टर्स को पिक करता है। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका OCR। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। SOI टेक्नोलॉजी हैज़ बीन सक्सेसफुली विद रेफरेंस टू। तो देखो SOI टेक्नोलॉजी का मतलब होता है, आपको यहाँ दिख रहा होगा सिलिकॉन ऑन इंसुलेटर, ये होती है देखो SOI टेक्नोलॉजी। मैंने आपके समझाने के लिए डायग्राम यहाँ पे लगा दिया है। और देखिए यहाँ पे इसमें आपको ज़्यादा डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक तो आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, वहाँ पे सीधा सीधा पूछ लेगा फुल फॉर्म क्या है, तो आपको यहाँ पता होना चाहिए। एस का मतलब सिलिकॉन है, ऑन का ऑन इंसुलेटर, SOI का मतलब एक तो ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, अब SOI के अंदर कौन सी चीज़ यूज़ की गई ये पूछ रहा है, ठीक है। तो SOI जो है सक्सेसफुल हुई है बिकॉज ऑफ SRAM, ठीक है। SRAM SOI से संबंधित है, ठीक। अब आगे चलते हैं। लो पावर सिंगल ट्रांजिस्टर सेल एंड इन सिस्टम री राइटेबिलिटी आर द फीचर्स ऑफ एसोसिएटेड विद। तो इसमें ये जो आपको पूरी लैंग्वेज दे रखी है किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्लैश। तो 22 में आपका आंसर हो जाएगा फ्लैश, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इज नीडेड टू परफॉर्म मैथमेटिकल लॉजिक। नहीं, देखिए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस का काम ही यही है कि वो डेटा को, मतलब वो डेटा को स्टोर करके रखे, काफ़ी सारा डेटा स्टोर करके रखे। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा स्टोर लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा एंड प्रोग्राम दैट एक्सीडेड द कैपेसिटी ऑफ मेन मेमोरी। मतलब ऑब्वियसली अगर आप सपोज आपको एक मूवी स्टोर करनी है, अपने लैपटॉप में मूवी डालनी है, तो आप कहाँ डाल सकते हो, आपको सेकेंडरी स्टोरेज में ही डालना पड़ेगा ना, अदरवाइज़ वो इतना डेटा होता ही नहीं, मेन मेमोरी तो इतना स्टोर कर ही नहीं सकती, इसलिए सेकेंडरी मेमोरी की आवश्यकता पड़ी। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा डी हो जाएगा। लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए ही हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का यूज़ करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है। सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर इनमें से कौन सा नहीं आता है, तो देखिए SRAM होती है, वो स्टैटिक नहीं होती भाई, ठीक है। सेकेंडरी स्टोरेज नहीं है, ये प्राइमरी स्टोरेज है, ठीक है। ये रैम है, रैम प्राइमरी होती है हमेशा। हार्ड डिस्क हो गया, ऑप्टिकल, विंचेस्टर, ये सब सेकेंडरी स्टोरेज है। आगे चलते हैं। सॉरी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मीडियम इज यूनिवर्सल, पोर्टेबल एंड इनएक्सपेंसिव बट हैज़ इट्स ओन लिमिटेशन इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी एंड स्पीड, ठीक है। देखिए फ्लॉपी डिस्क जो है, इसका सही उत्तर फ्लॉपी डिस्क है। और ये आपको इस डायग्राम में भी दिख रहा होगा, ये जो आपको दिख रही है मैडम, ठीक है, ये जो ऑफिसर दिख रही है आपको, ये एयरफोर्स ऑफिसर हैं, एयरफोर्स की हैं। और ये जो ये जो आपको दिख रहा है ये 8 इंच की फ्लॉपी डिस्क है, ठीक है। ये 8 इंच की फ्लॉपी डिस्क है, ठीक है। इसकी कैपेसिटी कुछ केबीज में, आई थिंक 242 KB की इसकी कैपेसिटी है। और ये इसको इंस्टॉल कर रही है एक मशीन में। ये जो तीनों अभी आपको दिख रहे हैं ये एक न्यूक्लियर फैसिलिटी के अंदर खड़े हैं। यहाँ से क्या होता है, किसी भी परमाणु मिसाइल को छोड़ने का काम किया जाता है। तो आप देखिए अमेरिका लंबे समय तक फ्लॉपी डिस्क का यूज़ करता रहा है परमाणु मिसाइलों को छोड़ने के लिए। तो फ्लॉपी डिस्क का बहुत महत्व हो रहा है। अभी रिसेंटली उन्होंने इसको रिप्लेस किया है SRAM के साथ, अब वो SRAM यूज़ करते हैं, ठीक है। स्टैटिक स्टोरेज यूज़ करने लगे, वो फ्लॉपी डिस्क को उन्होंने जो है हटा दिया है। पर आप देख सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट फ्लॉपी डिस्क का महत्व इतना ज़्यादा रहा है कि इसको न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च करते हैं, उनके कोड्स भी इनमें डाले जाते हैं। तो इसलिए फ्लॉपी डिस्क का बहुत महत्व है। तो अब इनका इतना महत्व नहीं रहा क्योंकि इनमें इतना स्टोरेज नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज कॉमन फॉर ऑल टाइप ऑफ डिस्क। तो देखिए सम फिजिकल फीचर्स ऑफ प्रॉपर्टी। अब देखिए डिस्क के कभी भी वेट कॉमन नहीं हो सकता, वेट तो डिस्क का अलग अलग ही होगा, साइज़ कभी हो ही नहीं सकती। अभी मैंने बताया ना 8 इंच की है, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क की बात करें अगर हम, ये 8 इंच की है, एक 3.5 इंच की भी आती है, एक 5 इंच की भी आती है। तो फ्लॉपी डिस्क के भी अलग अलग साइज़ है। और कलर ऑफ द डिस्क, ये तो बिल्कुल गलत ऑप्शन है, तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा ए हो जाएगा। सम फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द माइक्रोस्कोपिक एरिया ऑफ डिस्क सरफेस इज चेंज फॉर रिकॉर्डिंग।
आपको पता है डिस्क में रिकॉर्ड कैसे होता है, वहाँ उसमें सेक्टर्स बने होते हैं, ब्लॉक्स बने होते हैं, ये सब चीज़ें बनी होती है, वहाँ पे जाके डेटा रिकॉर्ड होता है। तो वो भी हम अभी आगे देखेंगे। ये देखिए, ये उसका डायग्राम है डिस्क का, ठीक है। ट्रैक सेक्टर होता है, डिस्क सेक्टर होता है, ट्रैक्स होते हैं, प्लेटर्स होते हैं, हेड होता है, और ये जो एक्चुएटर आर्म होता है ना, इसी से रीड और राइट होता है, ठीक है। ये याद रखना, कौन से आर्म से होता है, एक्चुएटर आर्म। ये इससे रीड, ये रीड राइट के काम आता है। यहाँ पे पिन सी होती है, पिन सी, ठीक है, वो रीड और राइट करती है। आगे हम देखते हैं, इन अ डिस्क ईच ब्लॉक ऑफ डेटा इज रिटर्न इनटू, तो ईच ब्लॉक डेटा, ये आप रट लेना, इसको 2 और मोर सेक्टर्स में लिखा जाता है, ठीक है, 2 और मोर सेक्टर्स। द आउटपुट क्वालिटी ऑफ ए प्रिंटर इज मेजर्ड बाई, तो अगर आपको किसी प्रिंटर के आउटपुट क्वालिटी देखनी है तो किससे देखेंगे, डॉट पर स्क्वायर इंच से देखेंगे, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन राइट उत्तर हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। 27 में डी, 28 में बी, डॉट पर स्क्वायर इंच। नेक्स्ट, in the case of Winchester disk, the head contacts the recording surface occasionally, never contacts the surface, disk surface always contact the recording surface, contacts only the landing area of landing area while not recording। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। तो देखिए, ये इसको आपको इतना पढ़ना नहीं है, बस ये देख लो, ये विंचेस्टर डिस्क आपको दिख रही है नहीं, ये विंचेस्टर डिस्क है आपके सामने, ठीक है। आउट ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फ्लॉपी डिस्क विच वन हैज़ ए मेटल हब, ठीक है। बताइए इसमें मेटल हब कौन सी साइज़ की फ्लॉपी डिस्क पे होता है। मैंने आपको भी बताया था कि 8 इंच की भी होती है, 3.5 की भी होती है, 5.25 इंच की होगी, 7.25 इंच की होगी। तो बताइए इसमें मेटल हब किस में होता है इनमें से, तो मेटल हब होता है आपके 3.5 इंच की फ्लॉपी डिस्क में, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इन एनालॉग कंप्यूटर input is first converted to digital form, input is never converted to digital form, output is displayed in digital form, या all of the above। बताइए इसमें क्या उत्तर होगा, सोचिए आप 5 सेकेंड। तो इसमें जो आपका सही उत्तर हो जाएगा, इनपुट इज नेवर कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्म। एनालॉग में कभी भी इनपुट डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता, ठीक है। अब अ फ्लॉपी डिस्क रोटेट्स एट, तो इसमें पूछ रहा है कि फ्लॉपी डिस्क होती है वो कितनी स्पीड से रोटेट करती है। तो ये आर का, यहाँ पे आरपीएम मतलब होता है रेवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है, रेवोल्यूशन पर मिनट, ये होता है आरपीएम का मतलब। तो बताइए कितनी स्पीड से रोटेट होती है, तो ये होती है 360। तो इसमें डी ऑप्शन आपका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। द सेक्टर साइज ऑफ ए फ्लॉपी डिस्क वेरीज फ्रॉम 1 बाइट टू 1000, इज फिक्स्ड, इज अनलिमिटेड, वेरीज फ्रॉम 128 टू 1024 बाइट्स। बताइए इसमें क्या उत्तर हो जाएगा 33 में, तो इसका ऑब्वियसली आंसर होगा वेरीज फ्रॉम 128 बाइट्स टू 1024 बाइट्स। आप खुद एक बार पूरे क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए और देखिए आप कितने मार्क्स ला सकते हैं। अगर आप इस पेपर में 50 से ज़्यादा हिट कर पा रहे हैं, 50 से ज़्यादा आपके सही हो रहे हैं, मतलब आप सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं। अदरवाइज़ आपको बहुत मेहनत की आवश्यकता है, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक पेपर है। इसके बाद अभी तो मैं मीडियम और एडवांस लेवल भी लेके आऊँगा, उसमें तो मतलब बहुत ही टफ क्वेश्चन रखूँगा, उसमें मैं पूरे के पूरे सिलेबस को कवर करूँगा। अभी ये पूरा सिलेबस कवर नहीं कर रहा हूँ मैं, अभी केवल बेसिक स्टार्ट किया है मैंने। इसमें बहुत से टॉपिक मैंने अभी उठाए नहीं है, वो मैं नेक्स्ट मेरे मॉडल पेपर्स में डालूँगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, 34 हो गया आप, सॉरी 34 पे आते हैं हम। इन लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर्स द इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड, तो मतलब जो नए नए कंप्यूटर्स हैं उनमें इंस्ट्रक्शंस कैसे एग्जीक्यूट होते हैं। बताइए इसमें कैसे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगे। तो भाई सीक्वेंशियल और पैरेलल दोनों होते हैं, जो लेटेस्ट होते हैं उनमें दोनों तरीके से होते हैं। हु डिज़ाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC, तो भाई ENIAC को किसने बनाया था, तो ENIAC को बनाया था आपके J. प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन V. मोचली, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के आविष्कार का मतलब आविष्कार किसने किया था, एकर्ट और मोचली ने किया था, याद रखना आप। हु इन्वेंटेड द हाई लेवल लैंग्वेज C, तो ये आपको पता होगा डेनिस रिची, बहुत ही ईजी प्रश्न है। 37 द एक्सेस टाइम ऑफ बबल मेमोरी, ठीक है, बबल मेमोरी का एक्सेस टाइम कितना होता है। तो बताइए आप, ये मुझे लगता है मैक्सिमम कोई नहीं पता होगा, ठीक है। तो आपको बता देता हूँ, बबल जो मेमोरी होती है उसका एक्सेस टाइम होता है मात्र 4 मिली सेकेंड, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। 38 पे आते हैं। The recording density that can be obtained in a magnetic tape using vertical recording technique is, तो इसका बताइए आंसर।
तो जो वर्टिकल रिकॉर्डिंग टेक्निक होती है, तो मैग्नेटिक टेप में आप कितनी ज़्यादा डेंसिटी ला सकते हैं बिट्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 2.5 मिलियन बिट्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर जो है आप डेटा स्टोर कर सकते हैं। पर्सोनल हु डिज़ाइन, प्रोग्राम, ऑपरेट एंड मेंटेन कंप्यूटर इक्विपमेंट रेफर्स टू, जो ये सारे काम करता है उसको क्या बोलते हैं? बहुत ही कॉमन शब्द होता है इसके लिए, इसको बोलते हैं पीपल वेयर। ठीक है, पीपल वेयर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनकोडिंग टेक्निक इज यूज टू रिकॉर्ड डेटा इन हाई डेंसिटी मैग्नेटिक टेप ट्रांसपोर्ट? तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सबसे सही है? तो इसमें जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, फेज एनकोडिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। When did ARC rival IBM and Apple Computer Inc. decided to join hands? मतलब ये देखिए, IBM हो गया, एप्पल हो गया, फिर आपका माइक्रोसॉफ्ट आ जाता है, ये तीनों आपस में जो है राइवल रहे हैं। राइवल मतलब ये एक दूसरे से कंपटीशन करते थे कि कौन कितना अच्छा सिस्टम बना सकता है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट तो थोड़ा बाद में आया, IBM और एप्पल तो बहुत पहले से ही जो है राइवल रहे एक दूसरे के, और उसका फ़ायदा भी हुआ है। मतलब कंप्यूटर सस्ते हुए, जल्दी बन गए, बहुत अच्छे तरीके से बने, एडवांस बहुत जल्दी हो गए, तो वो इन दोनों कंपनियों में जो कंपटीशन था उसकी वजह से ही संभव हो पाया। बाद में एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट में कंपटीशन स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 1991। ठीक है, अब तो एप्पल वैसे काफ़ी आगे है, माइक्रोसॉफ्ट भी बहुत आगे है, IBM उतना ज़्यादा उस रेशियो में डेवलप नहीं कर पाया, बट अभी तो नंबर 1 एप्पल है, आप नंबर 2 पे माइक्रोसॉफ्ट को रख सकते हैं और नंबर 3 पे आप IBM को रख सकते हैं। ठीक है, वैसे अर्लियर जितने भी डेवलपमेंट्स थे, ज़्यादातर डेवलपमेंट्स IBM ने किए थे। फॉर स्टोरेज रिक्वायरमेंट एक्सीडिंग 1 GB, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम कॉस्ट द लीस्ट पर मेगाबाइट? मतलब सबसे सस्ती कौन सी आपको डिस्क पड़ेगी? यहाँ पे सिंपल सी बात पूछ रहा है, 1 GB अगर आपका स्टोरेज, 1 GB से ज़्यादा आपको स्टोरेज चाहिए, तो सबसे सस्ती आपको कौन सी डिस्क पड़ने वाली है? ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्टिकल डिस्क। ठीक है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्टिकल डिस्क मतलब जो CD है ना, CD, उसकी बात कर रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इनपुट डिवाइस? इनपुट डिवाइस इनमें से कौन सी नहीं है? ठीक है, तो 43rd में आपका प्रिंटर हो जाएगा। ऑब्वियसली प्रिंटर इनपुट डिवाइस नहीं होती, एक आउटपुट डिवाइस है। माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, ये सब इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक गेम खेलने के काम में आती है, तो इसमें डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। द इनपुट डिवाइस दैट इज क्लोजली रिलेटेड टू टच स्क्रीन इज? ठीक है, टच स्क्रीन से क्लोजली रिलेटेड कौन सी होती है? लाइट पेन होता है। ठीक है, ईजी प्रश्न था ये तो। 44 में हो जाएगा ए। द इनपुट डिवाइस दैट इज मोर लाइकली टू बी यूज टू प्ले कंप्यूटर गेम्स, तो जॉयस्टिक होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर्स जनरेट्स कैरेक्टर फ्रॉम ए ग्रिड ऑफ पिन्स? तो देखो ये तो आपको रटने ही पड़ेंगे, इसका कोई और इलाज नहीं है, तो डॉट मैट्रिक्स यूज करते हैं। ह्यूमन बीइंग्स आर रेफर्ड टू एज होमोसेपियंस, विच डिवाइसेस इज कॉल्ड सिलिकोसेपियंस? ठीक है, सिलिकोसेपियन किसको बोलते हैं? तो कंप्यूटर को सिलिकोसेपियंस बोलते हैं, और होमोसेपियंस किनको बोलते हैं? ह्यूमंस को बोलते हैं। एन एरर इन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इज कॉल्ड अ बग, वॉट इज द अल्टरनेटिव कंप्यूटर जैरगन फॉर इट? ठीक है, तो बग को और क्या बोला जाता है? तो बग को बोला जाता है ग्लिच। ठीक है, अगर आपने कभी जॉब करी हो तो आपको ये शब्द भी बहुत सुनने को मिलेगा, ग्लिच आ गया सिस्टम में। ग्लिच मतलब होता है कोई बग आ गया। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 4 मेजर डेटा प्रोसेसिंग फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर? तो इसमें से कौन सा जो है एक मेजर डेटा प्रोसेसिंग फंक्शन नहीं है किसी कंप्यूटर का? तो आपको बताना है गैदरिंग डेटा। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, गैदरिंग डेटा। देखिए ये तो बड़ा फंक्शन, डेटा गैदर करना तो कंप्यूटर का काम होता ही है, तो ये तो नहीं हो सकता आंसर। प्रोसेसिंग डेटा इनटू इन्फॉर्मेशन, ये भी कंप्यूटर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। एनालाइजिंग द डेटा इन्फॉर्मेशन और स्टोरिंग द, देखो एनालिसिस पार्ट, ठीक है, एनालिसिस पार्ट उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट या मेजर जो है फंक्शन नहीं है, लेकिन गैदरिंग, प्रोसेसिंग और स्टोरिंग, ये 3 A, B और C ये तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है नॉट में आ जाएगा ये। ठीक है, सेकंड, नॉट में आ जाएगा आपका ये, तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा 49 में C, एनालाइजिंग द डेटा और इन्फॉर्मेशन।
ये लीस्ट इम्पॉर्टेंट है, बाकी ये तीनों तो होते ही होते हैं। ओके, डैश टैग्स व्हेन प्लेस्ड ऑन एन एनिमल कैन बी यूज टू रिकॉर्ड एंड ट्रैक इन डेटाबेस ऑल ऑफ द एनिमल्स मूवमेंट्स। ठीक है, तो बताइए किसी एनिमल को मुझे ट्रैक करना है तो मैं कैसे ट्रैक करूँगा, तो इसमें जो हम RFID यूज़ करते हैं, ठीक है, RFID रेडियो फ्रिक्वेंसी ID, RF मतलब रेडियो फ्रिक्वेंसी होता है। RFID कहाँ यूज़ करते हैं हम, अगर आपने ये जो फास्टैग अभी जो चल रहा है कारों पे लगा देते हैं ना, फास्टैग की जो टिकट लगा देते हैं वो एक कार्ड सा, वो भी RFID पे बेस्ड होता है। ठीक है, द रेजोल्यूशन ऑफर्ड बाय SVGA, तो SVGA का रेजोल्यूशन क्या होता है, बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तो 1280 इंटू 1024, ठीक है, ये होता है इसका रेजोल्यूशन, तो सी उसका उत्तर हो जाएगा 51 में सी। द लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ द रिलेशन बिटवीन, तो जो LCD होती है वो किसके रिलेशन पे वर्क करती है, तो ये आपको बताना है। तो जहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा 52 में हो जाएगा पोलराइजेशन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। 53rd, द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ बिन रिटर्न इन, तो यूनिक्स को किसके अंदर लिखा गया था, बहुत ही आसान प्रश्न है, सी लैंग्वेज के अंदर, आपको पता ही होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच वन ऑफ द सॉफ्टवेयर नीड्स अ कंपाइलर फॉर इट्स एग्जीक्यूशन, तो भाई कौन सा ऐसा इनमें से सॉफ्टवेयर है जो इसके एग्जीक्यूशन के लिए एक कंपाइलर की जिसमें आवश्यकता होती है, तो वो होता है फोरट्रेन। इसकी फुल फॉर्म होती है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन 410। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड टू बी ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, बताइए इसमें से सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे अब कोबोल, ठीक है, कोबोल प्रोग्राम इन सोर्स कोड, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होता। कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ये सब तो होते हैं, तो इसका सेव तो हो जाएगा डी, कोबोल। नेक्स्ट पे चलते हैं। सर्जियन कैन परफॉर्म डेलिकेट ऑपरेशन बाय मैनिपुलेटिंग डिवाइसेस थ्रू कंप्यूटर इंस्टेड ऑफ मैनुअली, द टेक्नोलॉजी इज नोन एज, ठीक है, भाई कोई सर्जन है उसको सर्जरी करनी है तो किसकी मदद से कर सकता है, रोबोटिक्स की मदद से कर सकता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ठीक है, ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 57th, अ कंपाइलर ब्रेक्स द सोर्स कोड इनटू अ यूनिफॉर्म स्ट्रीम ऑफ टोकन्स, तो इसको क्या बोलते हैं, भाई ये कंपाइलर है, उसके पास एक सोर्स कोड गया, उसने उसको बिल्कुल टुकड़ों टुकड़ों में बिखेर दिया, तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, और उन टुकड़ों को बोलते हैं टोकन्स। अब उन टोकन्स के कलेक्शन ऑफ टोकन्स को क्या बोलते हैं हम, तो इसमें हम इनको बोलेंगे लेक्सिकल एनालिसिस, ठीक है, जो कंपाइलर ब्रेक करता है उस प्रोसेस को लेक्सिकल एनालिसिस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स इज नॉट एप्लीकेबल टू एन एंटरप्रेन्योर, ठीक है, एंटरप्रेन्योर पे कौन से एट्रीब्यूट जो है एप्लीकेबल नहीं होते, तो 51 में आ जाएगा वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ये सही बात है, ये भी सही है, ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार एक्सपेंसिव हो, एंड सॉरी इंटरप्रेटर की बात हो रही है, मैंने इसको गलत प्रोनाउंसिएशन कर दिया, इंटरप्रेटर एक्सपेंसिव नहीं होते, ठीक है, इंटरप्रेटर की बात हो रही है, मैंने इसको एंटरप्रेन्योर पढ़ दिया, सॉरी, इंटरप्रेटर एक्सपेंसिव नहीं होते, ठीक है। अब हम आते हैं 59th क्वेश्चन पे, इसका सही उत्तर हो जाएगा 58 में हो जाएगा आपका ए, ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा। 59, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इंडिकेट्स द ऑप्टिमल यूजेस ऑफ इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर, ठीक है, 59 में इसका जो सही उत्तर क्या होगा देखिए, यूज़ द इंटरप्रेटर फॉर बोथ प्रोग्राम डेवलपमेंट एंड एग्जीक्यूशन, नहीं ये ऐसा नहीं होना चाहिए, यूज़ द इंटरप्रेटर फॉर प्रोग्राम डेवलपमेंट एंड कंपाइलर फॉर एग्जीक्यूशन, ये बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही है ऑप्शन। देखिए कंपाइलर क्या करता है, कोड को एक साथ एग्जीक्यूट करता है, इसलिए कंपाइलर को हमेशा एग्जीक्यूशन के वक्त काम में लेना चाहिए, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन काम करता है, इसलिए इसको डेवलपमेंट की जगह काम में लेना चाहिए। तो 59 में जो सबसे सही अप्रोच होगी वो होगी कि इंटरप्रेटर को तो आप एट डेवलपमेंट की टाइम पे काम मिलो और कंपाइलर को एग्जीक्यूशन के टाइम पे काम मिलो, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज नॉट परफॉर्म बाय ए फाइल यूटिलिटी प्रोग्राम, ठीक है, अब आप इसको एक बार पढ़ो और सोचो इसमें क्या आंसर हो सकता है। तो इसमें ऑप्शन क्या क्या है, कॉपिंग ऑफ ए फाइल, दूसरा आपके पास है सॉर्टिंग ऑफ ए फाइल, तीसरा है फाइल डिलीशन, और चौथा है आपका लिंकिंग द प्रोग्राम लाइब्रेरी विद मेन प्रोग्राम, ठीक है।
तो बताइए इसमें से इसका क्या उत्तर हो सकता है। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा 60 में वो होगा डी, लिंकिंग द प्रोग्राम लाइब्रेरी विद मेन प्रोग्राम। ठीक है। टेक्नोलॉजी नो लॉन्गर प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट अवेलेबल टू एवरीवन इज कंसिडर्ड टू बी, ऐसी टेक्नोलॉजी जिसको कॉपीराइट से अभी जो है प्रोटेक्ट नहीं किया गया है, तो वो अवेलेबल हो चुकी है सबके लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोपाइटरी। ठीक है, प्रोपाइटरी। 61 आपने सुना होगा जो भी ओपन सोर्स जो भी आपके टूल्स होते हैं, जैसे अगर मैंने आपको बताऊं लाइनेक्स होता है, तो उसको कभी कभी हम प्रोपाइटरी टूल, प्रोपाइटरी सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं, क्योंकि इन पे कोई कॉपीराइट नहीं होता, कोई भी इसको यूज़ कर सकता है बिना कोई पैसा दिए। ठीक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, तो उनको प्रोपाइटरी बोलते हैं। कोई अपना खुद का कोड भी उनमें ऐड कर सकता है, और लिनक्स इसी पे बेस्ड है। मतलब सब बहुत सारे जो डेवलपर्स होते हैं अलग अलग कंट्रीज़ के, अलग अलग जगहों के, कुछ ना कुछ इसमें कंट्रीब्यूशन करते रहते हैं, उसको अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाते रहते हैं। अब नेक्स्ट पे हम आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस इज एसोसिएटेड विद रियल टाइम प्रोसेसिंग। तो बताइए रियल टाइम प्रोसेसिंग से एसोसिएट कौन सी लैंग्वेज होती है, तो होती है कोबोल। यहाँ पे 62 में जो आपका सही उत्तर हो जाएगा कोबोल, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। 63rd is the dash is the study of molecules and structures whose size ranges from 1 to 100 नैनोमीटर्स। ठीक है, तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, नैनो साइंस। ठीक है, नैनो साइंस के अंदर हम नैनोमीटर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे नैनो ट्यूब्स है, अभी आपने पढ़ा होगा नैनो ट्यूब्स है, ये सब नैनो साइंस के अंदर आते हैं। जो इस रेंज के अंदर आते हैं वो सब नैनो साइंस के अंदर आते हैं, तो इसको बोलते हैं नैनो साइंस। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डॉस प्रॉम्प्ट। 64th वाला क्वेश्चन है, डॉस का प्रॉम्प्ट कौन सा नहीं है इनमें से, तो बताइए आप। एंटर इसका प्रॉम्प्ट नहीं होता। 65th विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल डॉस कमांड। तो देखिए डॉस की जो इंपॉर्टेंट कमांड्स वो आपको याद होनी चाहिए, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो 65 में जो इसका सही उत्तर जगह होता है बैकअप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडर्न कंप्यूटर आर वेरी रिलायबल बट दे आर नॉट, बताइए इसका सही उत्तर हो जाएगा इनफॉलिबल। इनफॉलिबल मतलब होता है ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हमेशा सही काम करते रहेंगे, सही तरीके से चलते रहेंगे, कभी ख़राब नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो फास्ट है, पावरफुल है, चीप भी है, मतलब लेकिन इनफॉलिबल नहीं है। ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ द डिस्प्ले फीचर दैट हाईलाइट्स आर ऑफ द स्क्रीन विच रिक्वायर्स ऑपरेटर अटेंशन। तो बताइए 67 में कौन सा ऑप्शन आएगा, इसमें आ जाएगा रिवर्स वीडियो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइल नेम इज इनवैलिड इन डॉस। बताइए कौन सा फाइल नेम डॉस में इनवैलिड होता है। तो इसमें जो सही उत्तर जाएगा वो हो जाएगा ये RLUA.bat। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग dir कमांड लिस्ट अ ग्रुप ऑफ फाइल्स। ठीक है, तो बताइए ग्रुप ऑफ फाइल्स कौन सी कमांड यहाँ पे शो करेगी। तो इसमें जो सही उत्तर जाएगा वो हो जाएगा dir tools। IBM launched the first personal computer called IBM PC in 1981. It had chips from Intel, disk drives from Tandon, operating system from Microsoft, the printer from Epson, and the application software from everywhere. Can you name the country which contributed the video display? आप देख रहे हैं, मतलब IBM ने एक कंप्यूटर बनाया था 1981 में, और हर बड़ी कंपनी से कुछ ना कुछ उन्होंने उधार लिया। एक तरह से माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम ले लिया, एप्सन का प्रिंटर ले लिया, किसी का डिस्क ड्राइव्स ले ली। तो बताइए वीडियो डिस्प्ले किसने लगाया था, किस कंट्री ने लगाया था, ये इसमें बेसिकली क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो वीडियो डिस्प्ले लगाया था ताइवान ने। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ताइवान। ये काफ़ी टफ क्वेश्चन है क्योंकि ये तो बहुत ही कम लोगों को पता होगा, तो इसको आप देख लेना, ये पिछले किसी न किसी एग्ज़ाम में आया हुआ है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन है मैंने जो उठाए हैं ये किसी न किसी एग्ज़ाम्स में आए, पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके डायरेक्टली आ जाएं सीधे एग्ज़ाम में, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे।
तो ये जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना, इनको आप फिर अगर रटोगे नहीं तो फिर भूल जाओगे लास्ट में, तो इनके तो आप नोट्स बना लिया करो। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 71, पर्सोनल कंप्यूटर्स यूज अ नंबर ऑफ चिप्स माउंटेड ऑन अ मेन सर्किट बोर्ड, व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ सच बोर्ड्स। तो उनको मदरबोर्ड बोलते हैं। भाई मदरबोर्ड पे तो सारी सर्किटरी रहती है, एक मदरबोर्ड होता है, उस पर आपका प्रोसेसर लगा होता है, उस पर आपकी जो रैम्स इंस्टॉल्ड होती हैं, ठीक है, रैम के स्लॉट होते हैं, ठीक है, उस पर आपके हार्ड डिस्क का स्लॉट होगा। आपकी हार्ड डिस्क भी कई तरह की होती है आजकल तो, ठीक है, एसएसडी आ जाती है, सॉलिड स्टेट ड्राइव बोलते हैं जिसको, उन सब के स्लॉट होते हैं। तो ये सब जो भी आपके सारे सर्किट्स एंड ऑल होते हैं वो सब मदरबोर्ड के ऊपर होते हैं। चलिए आते हैं 72 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर रिजाइड्स इन रोम। तो रोम के अंदर भाई बायोस होता है, ठीक है, इजी प्रश्न था, बायोस होता है रोम के अंदर। नेक्स्ट पे चलते हैं। इन मोस्ट IBM PCs द CPU, द डिवाइस ड्राइव्स, मेमोरी एक्सपेंशन स्लॉट्स एंड एक्टिव कंपोनेंट्स आर माउंटेड ऑन सिंगल बोर्ड। सेम वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो इसमें जो आपका हो जाएगा मदरबोर्ड आंसर हो जाएगा। द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल कमर्शियली हैज़ बीन रिटर्न इन। तो भाई यूनिक्स किसके अंदर लिखा गया था, यूनिक्स आपका लिखा गया था C लैंग्वेज के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 75। पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द 4 स्टेटमेंट गिवन बिलो। तो सही जो स्टेटमेंट है उसको पिक करना है। यूनिक्स हैज़ बेटर सिक्योरिटी फॉर फाइल रिलेटेड टू MS DOS, ठीक है, तो MS DOS से ज़्यादा सिक्योरिटी यूनिक्स में है, ये बिल्कुल सही बात है। यूनिक्स एंड MS DOS आर कंपेरेबल फ्रॉम फाइल सिक्योरिटी, नहीं, सबसे सही यूनिक्स की सिक्योरिटी सबसे अच्छी होती है। इसलिए आपने देखा होगा, अगर आप देखोगे ना, आपने हमारे जो बैंक्स होते हैं उनके सिस्टम्स की सिक्योरिटी भी यूनिक्स, मतलब वो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, क्योंकि यूनिक्स बहुत ही ज़्यादा सिक्योर होता है, उसको हैक करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए बैंक्स यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं हम 76 पे। यूनिक्स क्या है एक, ठीक है, तो यूनिक्स होता है एक टाइम शेयरिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम। 76 में आपका आ जाएगा आंसर D। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज़ मेंट बाय ए डेडिकेटेड कंप्यूटर। एक डेडिकेटेड कंप्यूटर किसे बोलते हैं, तो डेडिकेटेड कंप्यूटर होता है जो वन बाय वन, मतलब वन एंड ओनली वन टास्क को, एक टास्क दिया उसी को किया, उसको बोलते हैं डेडिकेटेड कंप्यूटर। नेक्स्ट 78 पे आते हैं। द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेस 6 फाइल्स टू द टास्क मेंशन, यूजेस 2 फाइल्स टू डू द टास्क मेंशन, यूजेस 3 फाइल्स टू डू द टास्क मेंशन, यूजेज ओनली 1 फाइल टू रीड इन्फॉर्मेशन, राइट इन्फॉर्मेशन ऑन द टर्मिनल। बताइए कौन सा इसमें सही ऑप्शन होगा, तो इसमें हो जाएगा यूजेस 3 फाइल्स टू डू द टास्क मेंशनड। द सिस्टम यूनिट ऑफ ए पर्सनल कंप्यूटर टिपिकली कंटेंट्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो बताइए सिस्टम यूनिट इसमें से किसको नहीं रखती है, सिस्टम यूनिट पे क्या नहीं होता है, उसके अंतर्गत क्या नहीं आता है, तो आपका मॉडेम नहीं आता ऑब्वियसली, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स एन एंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। तो बताइए उसको क्या बोलते हैं, बहुत ही सिंपल सीधा सा है, कंपाइलर बोलते हैं उसको। चलिए 81 पे आते हैं। अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट्स वन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम इनटू मशीन लैंग्वेज, ठीक है, तो वन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए हम क्या काम में लेते हैं, इंटरप्रेटर। देखो इंटरप्रेटर क्या होता है, वन बाय वन मशीन लैंग्वेज में होता है इंटरप्रेटर, और एक साथ अगर पूरे पेज को ही अगर कोई मशीन लैंग्वेज में एग्जीक्यूट कन्वर्ट कर सकता है उसको बोलते हैं कंपाइलर। तो ध्यान रखना, कंपाइलर एक साथ पूरे पेज को जो है वो एग्जीक्यूट कर देता है उन इंस्ट्रक्शंस को मशीन लैंग्वेज में, और जो आपका इंटरप्रेटर होता है वो 1 बाय 1 करता है, ये याद रखिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 82। अ स्मॉल और इंटेलिजेंट डिवाइस इज सो कॉल्ड बिकॉज इट कंटेन्स विद इन इट, क्या रखती है बताइए, तो इसमें आपका आ जाएगा सेंसर रखती है, ठीक है, तो 82 में आ जाएगा D ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलता है। अ डीमन वेक्स अप, ठीक है, वंस इन 1 मिनट। ये डीमंस वगैरह हो गई, ये सब ये आप पढ़ोगे ना यूनिक्स लिनक्स तो उनमें आती हैं सब चीज़ें, ठीक है, तो आप यूनिक्स और लिनक्स में अलग से कवर करवा दूंगा, उनमें काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम्स हैं अभी कंप्यूटर टीचर की, उनमें ऑपरेटिंग सिस्टम काफ़ी अच्छे से पूछा जाएगा, इसलिए ये सब भी हमें कवर करने पड़ेंगे। लिनक्स, यूनिक्स, MS DOS, विंडोज़, ये चारों आपको पता होना चाहिए, इनमें जो बेसिक कमांड्स होती है उसकी जानकारी होनी चाहिए। ओके, 84th। इन यूनिक्स
ओपन फाइल्स आर, यूनिक्स में ओपन फाइल्स कौन सी होती है? वो होती है शेयर्ड बिटवीन द पेरेंट एंड द चाइल्ड। नेक्स्ट पे चलते हैं। डैश इज द साइंस दैट अटेम्प्ट्स टू प्रोड्यूस मशीन्स दैट डिस्प्ले द सेम टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दैन ह्यूमन डू। तो बताइए क्या उसको क्या बोलते हैं? आजकल सबसे ज़्यादा प्रचलित जो शब्द है ना पूरी दुनिया में, ये है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर आपने कभी मूवी देखी हो टर्मिनेटर, ठीक है, टर्मिनेटर मूवी देखी हो, टर्मिनेटर मूवी आती है, ठीक है, उसमें एक होती है सैरा कॉर्नर, ठीक है, एक होता है जॉन कॉर्नर। तो इनका काम ये होता है कि मशीनों से लड़ना। वो मशीनें जो इंसानों की तरह सोचने लग गई हैं और अब इंसानों को तबाह करने पे तुली हुई है, ठीक है। तो ये होते टर्मिनेटर, मतलब तबाही करने वाला, ठीक है, जो टर्मिनेट कर दे, किसी को तबाह कर दे, तो उसको बोलते टर्मिनेटर। तो आपने देखा होगा उनके अंदर क्या चीज़ उन्नत अवस्था में चली गई है, एआई। उनके अंदर इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंस आ गई है, उनके ज़्यादा इतनी ज़्यादा कृत्रिम बुद्धिमत्ता आ गई है कि उन्होंने इंसानों को ही पीछे छोड़ दिया मूवी के अंदर। अभी ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन बहुत से साइंटिस्ट ऐसा सोचते हैं कि ऐसा हो जाएगा इन फ्यूचर। चलिए आगे चलते हैं। द स्पूलर ऑपरेशन। तो देखो स्पूलर ऑपरेशन क्या होता है। यहाँ पे ऑप्शन क्या है? इज़ नॉट एट ऑल इंक्लूडेड इन मल्टी वर्जन, नहीं ये गलत है। इज़ ऑलवेज इंक्लूडेड इन सिंगल वर्जन, ये भी गलत है। मे नॉट बी इंक्लूडेड इन सिंगल वर्जन, ये सही है। मे शब्द सही है यहाँ पे, ऑलवेज नहीं यूज़ कर सकते हम। ओके नेक्स्ट पे चलते हैं। डैश इज़ द डेटा दैट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड और प्रेजेंटेड इन अ मीनिंगफुल फैशन। ठीक है, बताइए कौन सा डेटा है जो मीनिंगफुल फैशन में ऑर्गेनाइज और प्रेजेंट किया जाता है? तो 87th में आपको हो जाएगा अ प्रोसेस। द नेम ऑफ द वे, द नेम फॉर द वे दैट कंप्यूटर्स मैनिपुलेट डेटा इनटू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। तो बताइए इसको क्या बोलते हैं? तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं प्रोसेसिंग। मतलब देखो ये आपके पास रॉ डेटा है, रॉ डेटा, उसको मुझे इन्फॉर्मेशन में बदलना है, तो क्या होगी बीच में? प्रोसेसिंग होगी ना। तो रॉ डेटा की प्रोसेसिंग होगी, फिर इन्फॉर्मेशन मिलेगी मुझे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा प्रोसेसिंग। विच वन ऑफ द आइटम्स गिवन बिलो इज नॉट एन आइटम ऑफ द मेन्यू बार। ठीक है, मेन्यू बार का कौन सा आइटम नहीं होता इनमें से? तो अब इसमें सही उत्तर हो जाएगा रूट। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 90 Which of the following feature in tools menu permits the user to follow an upgrade path from a wide range of DBMS programs and spreadsheets? ठीक है, तो जो import option होता है ना वो इसको अलाउ करता है। चलिए नेक्स्ट बात है। Computers gather data which means that they allow users to dash data। बताइए, बड़ा आसान क्वेश्चन है तो 91 में जो आपका सही ऑप्शन आ जाएगा वो हो जाएगा डी, स्टोर डेटा। भाई कंप्यूटर जो डेटा गैदर करता है, इसका मतलब यूज़र जो है उसको स्टोर करना चाहता है, इसलिए कंप्यूटर उसको गैदर कर रहा है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर जाएगा वो जाएगा स्टोर डेटा। नेक्स्ट पे चलते हैं। आफ्टर ए पिक्चर हैज़ बीन टेकन विद डिजिटल कैमरा एंड प्रोसेस्ड अप्रोप्रिएटली द एक्चुअल प्रिंट ऑफ द पिक्चर इज कंसीडर्ड। बताइए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? आउटपुट ही तो बोलेंगे। कंप्यूटर्स यूज़ द डैश लैंग्वेज टू प्रोसेस डेटा। तो बताइए कंप्यूटर कौन सी भाषा का प्रयोग करता है? तो कंप्यूटर को तो एक ही भाषा पता है, बाइनरी 0 1 0 1, बस ऐसी भाषाएं कंप्यूटर को पता है बस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ द कंट्रोल सेंटर लिस्टेड बिलो सिंप्लीफाइज डेटा एंट्री। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फॉर्म्स। नेक्स्ट पे आते हैं 95। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ फीचर ऑफ द स्प्रेडशीट। तो बताइए स्प्रेडशीट का इसमें से कौन सा फीचर नहीं होता? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा 95 में डी ऑप्शन, डिफिकल्ट टू डू व्हाट इफ प्रोजेक्शंस। ठीक है। 4 features of Lotus DBMS has been given below. One feature has been wrongly stated. The feature, तो बताइए कौन सा फीचर है जो wrongly stated है? अगर हम लोटस DBMS की बात करें तो यहाँ पे जो wrongly stated है वो है लैक्स ग्राफिकल टूल डेटाबेस सर्वर, क्योंकि लोटस में तो ग्राफिकल टूल्स बहुत सारे होते हैं, तो कोई ये गलत है, मतलब ग्राफिकल टूल्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कंप्यूटर्स प्रोसेस डेटा इनटू इंफॉर्मेशन बाय वर्किंग एक्सक्लूसिवली विद। बताइए किसके साथ काम करके वैसा करते हैं? तो वो होते हैं कैरेक्टर्स के साथ काम करके। इन द बाइनरी लैंग्वेज ईच लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट, ईच नंबर एंड ईच स्पेशल कैरेक्टर इज मेड अप ऑफ ए यूनिक कॉम्बिनेशन।
ठीक है। तो उसकी साइज़ हमें बतानी है, तो उसकी साइज़ क्या होगी यहाँ पे 98 में आपको जगह 8 बिट्स। डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नाउ फाइनल स्लाइड है ये इन लोटस 1 2 3। ठीक है, लोटस 1 2 3 में क्या होता है हमें एक तो ये बताना है, तो पढ़ लेते हैं एक बार। एन इंडिविजुअल सेल कैन स्टोर कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा एंड टेक्स्ट। नहीं, ये गलत है, ये नहीं हो सकता। एन इंडिविजुअल सेल कैन स्टोर आइदर ए डेटा और आइटम, ये सही है। दोनों तो नहीं कर सकती, एक कोई सा भी कर सकती है। एन इंडिविजुअल सेल कैन बी यूज ओनली टू स्टोर सिंगल आइटम डेटा, कैन नॉट बी यूज, ना ये गलत बात है, टेक्स्ट भी हो सकता है। तो इसमें से उत्तर बी हो जाएगा। द टर्म बिट इज शॉर्ट फॉर, तो बिट किसका शॉर्ट फॉर्म है, तो बिट होता है आपका बाइनरी डिजिट। तो इस तरह फ्रेंड्स ये मैंने आपको जो पहला मॉडल पेपर है, यानी आपका पहला प्रैक्टिस पेपर कंप्लीट करवा दिया है, आपको पूरे सॉल्यूशंस दे दिए हैं। इसको प्लीज़ आप देख लीजिए अच्छे से, और जो भी टर्म्स यहाँ पे आई हुई है ना, एक बार इनको ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। आप केवल इसको देख के ही मत चले जाओ, इसको देखो, नोट्स भी बनाओ, वीडियो पॉज कीजिए, नोट्स बनाइए, तभी आपको समझ में आएगा चीज़ें क्या हो रही है। और जो जैसे आपकी चीज़ें समझ नहीं आ रही, जैसे मैं आपको कई चीज़ें बताता हूँ जैसे आपको पता ही नहीं होगी, जैसे आपको इस अभी शब्द मिला लोटस DBMS, मैं आपको एक बार क्लियर कर दिखाता हूँ, ठीक है। ये आपने देखा लोटस DBMS, तो एक बार जाके गूगल पे सर्च करो लोटस DBMS क्या होता है, और इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, आपको इसके नोट्स बनाने पड़ेंगे, अदरवाइज ऐसे ही शब्द वहाँ पे आ जाएंगे और फिर पेपर सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो ये वीडियो का अंत है, और इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा, उसमें मैं एक और मॉडल पेपर लेके आऊँगा, या उससे पहले मैं इन बिटवीन और भी चीज़ें जो है आपको एक थ्योरी पार्ट भी कराने की कोशिश करूँगा, कोई सा भी एक टॉपिक उठा के, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।